इलेक्शन सिस्टम। हम देख रहे हैं पार्लियामेंट का अपर हाउस मतलब सेकंड चैम्बर, और सेकंड चैम्बर जो रहता है जो जिसको हम लोग कहेंगे कि अपर हाउस है, ये अपर हाउस कभी भी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता। कभी भी किसी भी लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है वही लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो लोकसभा हम लोग 2-3 दिन के बाद देखेंगे। हम लोग राज्यसभा की बात कर रहे हैं। कल ही हमने इस बात पे भी डिस्कशन किया कि हर देश का जो सेकंड चैम्बर है या फिर जो अपर हाउस है वो वहाँ के स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हमारे कंट्री में तो राज्यसभा जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यूएस में भी जो राज्यसभा है वो वहाँ के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब वो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, पहले हम लोग वो समझते हैं, ये समझते कि उनका इलेक्शन सिस्टम क्या है। फिर से राज्यसभा में बैठे हुए मेंबर्स का काम ये लोगों को रिप्रेजेंट करना नहीं है सेंट्रल लेवल पे, तो वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे राज्यसभा में यूपी से 31 मेंबर्स चुन के जाते हैं, तो वो 31 मेंबर्स का काम ये है कि वो यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट करे सेंट्रल लेवल पे। महाराष्ट्र से 19 मेंबर्स जाते हैं, तो वो 19 मेंबर्स महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। तो वो राज्यसभा, जिन राज्यसभा के मेंबर्स का काम स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, उनका इलेक्शन सिस्टम अगर हम लोग देखें तो राज्यसभा के मेंबर्स ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से चुन के जाते हैं। इनका इलेक्शन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड है। एक तो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। अब ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम क्या है ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमने प्रेसिडेंट के जब उनका इलेक्शन देखा है तो हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में बता दूँ। 2 टाइप के सिस्टम रहते। देखिए यही अगर हम लोग बात ना लोकसभा की किए रहते, दोनों को रख लेते हैं। अगर हम लोग लोकसभा की बात करें और अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो दोनों की इलेक्शन सिस्टम बहुत अलग हैं। लोकसभा की इलेक्शन ये सीधा सीधा जो चलता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और राज्यसभा के जो इलेक्शन होंगे वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम। लोकसभा देखेंगे, लोकसभा में आप में बैठे हुए बच्चों में से एटलीस्ट आधे बच्चों ने शायद वोट किया होगा लोकसभा के इलेक्शन में या फिर विधानसभा के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में। जो बूथ रहता है, हमारा जो कैंडिडेट रहता है जिसे हमें चुन के देना रहता है, हम जाएंगे, ईवीएम जो मशीन रहेगा उसमें सारे पार्टीज़ का साइन रहेगा उनका, और जो भी रिप्रेजेंटर हैं या फिर जो भी कैंडिडेट है उनका नाम रहेगा। भाई अगर हमें कमल फुलाना है तो हम कमल का बटन दबा के आएंगे, अगर हमें पंजा लाना है तो हम पंजा पे वोट करके आएंगे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे आपको एक ही वोट देना रहता है। आप कोई भी एक पार्टी के वोटर को या फिर कोई भी एक कैंडिडेट को वोट करोगे और वापस आ जाओगे। जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो वहाँ पे चुन के आ जाता है, सीधा सीधा मामला। लेकिन सिंगल ट्रांसफ़र वोट सिस्टम ऐसे नहीं रहता। सिंगल ट्रांसफ़र वोट सिस्टम ऐसा रहेगा, एग्जाम्पल लेंगे कि अगर महाराष्ट्र राज्य से अगर 19 मेंबर्स हमें चुन के देना है तो ऑफकोर्स अब महाराष्ट्र से बीजेपी भी अपने 19 मेंबर्स खड़ी करेंगी, कांग्रेस भी अपने 19 मेंबर खड़े करेंगे, बाकी पार्टीज भी करेंगी। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर महाराष्ट्र से जितने लोग चुन के जाने वाले हैं उसके लिए अगर 77 लोग खड़े हैं तो मामला ये है कि जो भी वोटर इनको वोट करेगा, आपको 77 ये तो कैंडिडेट्स है ना, इसमें से तो भाई चुन के जाने वाले लोग 19 है ना। समझ में आ रही ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑफकोर्स जिसको मेजॉरिटी में वोट मिलेंगे वो बंदा चुन के जाएगा। अब समझ के चलिए कि जेड नाम का वोटर ये जब अपना वोट डालेगा तो ऑफकोर्स उसको 77 में से किसी एक को ही वोट करना है, लेकिन समझ के चलो उसने एक्स को वोट कर दिया कि भाई ये मेरा रिप्रेजेंटर है, ये जाना चाहिए। लेकिन हम लोग सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में, हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं है। सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम में एक को वोट करने के बाद बाकी रिमेनिंग जितने 76 हैं उन्हें हमें प्रेफरेंस देना रहता है कि अगर ये नहीं आ पाया तो ये मेरा सेकंड चॉइस, ये नहीं आ पाया तो ये मेरा थर्ड चॉइस, सबको हम प्रेफरेंस देंगे। हमने ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत अच्छे से देखा है, ठीक है, कि क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं रहता है। तो राज्यसभा के इलेक्शन ये लोकसभा के इलेक्शन जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम जैसे होते हैं, और ऑफकोर्स इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। फिर अगर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है तो फिर इसका मतलब क्या है। जैसे अगर डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम रहता तो वोट करने का राइट किसे रहता, सामान्य लोगों को, पीपल्स को, उसे हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम कहेंगे।
लेकिन जो इलेक्शन सिस्टम डायरेक्ट नहीं है, जो इनडायरेक्ट है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो रिप्रेजेंटर्स जिनको लोगों ने चुन के दिया है, जो लोगों के तरफ से चुन के आए हैं, उन्हें ये राइट रहेगा कि वो वोट करेंगे सामने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। उसे हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट सिस्टम। तो सीधा सीधा आते हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के राज्यसभा में भेजने का काम किसका है, मतलब यहाँ के जो वोटर्स रहेंगे, जो वोटिंग करेगा, वो कौन कैंडिडेट रहेंगे, तो हर एक स्टेट के जो असेंबली है, उस असेंबली में जितने मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स को राइट रहता है, वो मेंबर्स बनेंगे वोटर राज्यसभा के इलेक्शन में, और सिर्फ और सिर्फ स्टेट असेंबली के मेंबर्स ही वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के दे सकते हैं। अब सिंपल मामला, एग्जांपल लेंगे महाराष्ट्र के असेंबली में टोटल 288 मेंबर्स बैठते हैं। इन सारे के सारे 288 मेंबर्स को किसने चुन के दिया? ऑफ कोर्स लोगों ने। महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन अभी लास्ट ईयर हुआ है 2024 की इलेक्शन में आम लोगों ने जाके डायरेक्टली जाके वोट दिया, 288 लोग चुन के आ गए, ये बने हैं असेंबली के मेंबर्स। अब इन्हें ये अधिकार है कि ये 288 मेंबर्स वोट करके महाराष्ट्र स्टेट से 19 मेंबर्स ये राज्यसभा में चुन के देंगे। ठीक है, तो इलेक्शन में राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के देने का राइट ये आम लोगों का नहीं है, वो है स्टेट के असेंबली के मेंबर्स का, जो वोट करके अपने रिप्रेजेंटर चुन के देंगे। क्लियर? अच्छा, और दूसरी बात ना कि हमने असेंबली को ही क्यों दिया, तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। आप थोड़ा सोचो, हम जिनको दे रहे हैं चुन के 19 मेंबर्स, इनका काम क्या रहेगा? सेंट्रल लेवल पे जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करना। तो भाई बेसिकली अभी जो स्टेट चला रहा है वो तो असेंबली है, लेकिन ये जो स्टेट चला रहे हैं वो तो स्टेट में बैठ के स्टेट चला रहे हैं ना, और हम लोग तो वो लोग भेज रहे हैं तो सेंट्रल में जाके स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए असेंबली के मेंबर जो स्टेट को चला रहे हैं उन्हें हम लोग राइट दे रहे हैं कि आप वोट कीजिए और आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन के दीजिए। ठीक है, और एक बहुत बेसिक डाउट जो बच्चों का इसमें रहता है वो मैं पहले क्लियर कर दूं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब ये जो 288 मेंबर्स में से 19 मेंबर्स, मतलब जो 19 मेंबर्स चुन के जा रहे हैं, तो ये 288 मेंबर्स में से चुन के जा रहे हैं क्या? नहीं, 288 मेंबर्स में से चुन के नहीं जा रहे हैं। रैंडमली कोई भी इलेक्शन में खड़ा है, मैं भी खड़ा रह सकता हूँ, मैं असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, मैं राज्यसभा के इलेक्शन में खड़ा रह सकता हूँ अगर मुझे टिकट मिलता है तो। लेकिन उसके बाद ये इनका काम है कि ये वोट करेंगे, सिर्फ वोट करेंगे, इनमें से चुन के नहीं जा रहे, ये बस वोटर्स हैं, ये वोट करेंगे और जिसको मेजॉरिटी से वोट मिलेंगे वो बंदा जो है वो चुन के जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, क्लियर? पक्का? ये इनमें से चुन के कोई नहीं जा रहा है, ये बस वोट कर रहे हैं। क्लियर? मैं थोड़ा सा बेसिक, हाँ बेटा, जा सकते हैं। कोई उनको अगर लगता है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, खड़ा रहेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद को वोट करेगा, कोई इशू नहीं, उनको राइट है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कल की बात पे कि जैसे हमने ये कहा था कि जब हम लोग राज्यसभा के यूटीज़ की जगह देखते हैं तो आज भी, मतलब आज अगर हम लोग देखें तो इंडिया में यूनियन टेरिटरी के नंबर से 8, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरीज़ में से सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज़ को ही रिप्रेजेंटेशन दिया है। जम्मू कश्मीर को 4 सीट्स दिए हैं, दिल्ली को 3 दिया है, पौंडीचेरी को 1 दिया है। इसका मतलब ये है कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, इसके अलावा दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन एंड लद्दाख, ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन यूनियन टेरिटरीज़ में से एक भी मेंबर राज्यसभा में नहीं जाता। ये तो हमने कल ही देख लिया, कल ही हमारा इसके ऊपर डिस्कशन हो गया। कल इसके ऊपर हमने रीज़न भी रखा है कि क्या बुक्स में से हमसे को क्या रीज़न मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन रीज़न ये देता है कि बेसिकली इन यूनियन टेरिटरीज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसी कारण हम यहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। आप पौंडीचेरी का पॉपुलेशन देख लीजिए, पौंडीचेरी का पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा खासा कम है, अच्छा खासा कम है। उससे तो चंडीगढ़ कभी भी कॉम्पीट कर लेगा अगर उसकी बात करें तो। अब मैं आता हूँ सेकंड रीज़न पे। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक सेकंड रीज़न है जो ठीक है, किताबें तो नहीं देते हैं लेकिन बिल्कुल एक लॉजिक निकलता है कि सेकंड रीज़न क्या रह सकता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, महाराष्ट्र से अगर 19 मेंबर्स चुन के जा रहे तो उन्हें वोट कौन कर रहा है? उनके वोटर्स कौन है? असेंबली के 288 मेंबर्स ना। सेम हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर आज स्टेट है कि यूटी है? यूटी है।
अभी मेरे ख्याल से उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर के नंबर्स का। पहले 87 मेंबर्स बैठते थे, अब 89 या 90 मेंबर्स कुछ तो बैठ रहे हैं उनके असेंबली में। एग्जांपल लेंगे, 89 मेंबर्स अगर बैठ रहे हैं और जम्मू कश्मीर से कितने जा रहे हैं राज्यसभा में? 4 मेंबर्स ना। तो ये 4 मेंबर्स को चुन के देने का राइट जो है वो 89 मेंबर्स को है। ठीक, तो यहाँ पे वोटर्स हैं ना अवेलेबल जम्मू कश्मीर में। महाराष्ट्र में वोटर्स हैं ना अवेलेबल। दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली को खुद का असेंबली है और दिल्ली असेंबली में 70 मेंबर्स बैठते हैं। ये 70 मेंबर्स 3 मेंबर्स को राज्यसभा में चुन के देंगे, तो वोटर्स हैं ना अवेलेबल। लेकिन अंडमान निकोबार को कहाँ है खुद का असेंबली? लक्षद्वीप को कहाँ पे है? चंडीगढ़ को कहाँ है? लद्दाख को कहाँ है? समझ में आई बात? दादरा नगर हवेली, दीव दमन को कहाँ है? तो इन 5 यूनियन टेरिटरीज, देश के बस ये 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनको खुद का असेंबली नहीं। तो आप सोचो कि अगर असेंबली ही नहीं तो कौन वोट करके वहाँ के राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के देगा? है लॉजिकल? ठीक है, महाराष्ट्र के असेंबली के मेंबर चुन के दे रहे हैं ना, दिल्ली के असेंबली के मेंबर चुन के दे रहे हैं, लेकिन इन यूटीज़ को असेंबली नहीं है। अब जो नए बच्चे हैं उनको ये माइंड में आ सकता है कि असेंबली क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? तो असेंबली इसलिए नहीं है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज का पूरा कामकाज दिल्ली से चलता है। मतलब अंडमान निकोबार में क्या चलेगा वो दिल्ली डिसाइड करेगा। क्यों? अरे नाम ही देखो ना क्या है, यूनियन टेरिटरीज। टेरिटरीज किसकी है? यूनियन की। यूनियन मतलब क्या? सेंट्रल। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है तो महाराष्ट्र स्टेट किसी भी हालत में दिल्ली से नहीं चल सकता भाई। महाराष्ट्र का खुद का अपना एक असेंबली है, क्योंकि स्टेट ये इंडिपेंडेंट है, स्टेट ये सोवेरियन है। लेकिन यूनियन टेरिटरीज को हम लोग सोवेरियन थोड़ी बोल सकते हैं, उसे नाम ही हमने दिया है टेरिटरीज किसकी है तो यूनियन की, तो वहाँ असेंबली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये लगा कि नहीं दिल्ली में असेंबली की ज़रूरत है, पौंडीचेरी में है, इसलिए हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश करके दिया। बाकी अगर हम लोग दिल्ली या पौंडीचेरी की असेंबली निकाल भी देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग जब असेंबलीज पढ़ेंगे तो ये बातें और आपको क्लियर होगी। आज हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, टोटल 36 ऐसे रीजन्स मिलेंगे। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। लेकिन इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी मतलब 36 रीजन्स में से असेंबलीज कितने हैं? 31। 28 स्टेट को 28, 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, रिमेनिंग 5 यूटीज को असेंबली नहीं, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भी नहीं। अब क्लियर? ठीक है, ये है इनका इलेक्शन सिस्टम। देन अच्छा, एक ज़रूरी बात, यहाँ तक आया ही है तो मैं आपको और थोड़ा सामने ले जाता हूँ। बेसिकली इंडिया के सारे जितने भी वोटिंग मतलब जो वोटिंग सिस्टम है वो सब सिस्टम जो है वो सीक्रेट सिस्टम रहता है, सेक्रेसी से काम चलता है। अब ये सीक्रेट सिस्टम क्या है? सेक्रेसी, जैसे लोकसभा के इलेक्शन सेक्रेसी पे चलेंगे। आप लोकसभा का छोड़ो भाई, आप विलेज पंचायत के इलेक्शन में भी जाओगे तो वो भी सीक्रेट लेवल पे चलता है हर एक। अच्छा, ये सीक्रेट क्या है पहले तो उसे समझिए। सीक्रेट ये है कि आपको बिल्कुल भी किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने किसे वोट दिया है। बिल्कुल नहीं, कोई लेना देना नहीं है। वो आपका जो है ना वो सीक्रेट राइट है। आपका वोटिंग राइट जो है वो आपका सीक्रेट राइट है। अब आप सोचिए कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो फिर तो लोग तो आपके ऊपर चढ़ चढ़ के पूछेंगे कि भाई बता किसको वोट दिया, तुझे कहा था ना बीजेपी को कमल ही फुलाना है, ऐसे कैसे पंजा मार के आ गया तू? नहीं, आप नहीं दे सकते, है ना। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए अच्छी बात है ना, कि हमसे कोई जोर ज़बरदस्ती जो है ये नहीं पूछ सकता ना, हमें किसी को बताने की ज़रूरत है। इवन मैं आपको बताऊं कैसा है कि बेसिकली ठीक है हम पॉलिटिकली इतना वो मतलब स्कॉलर नहीं रहते, तो बहुत बार मतलब घर में भी, अब ठीक है घर की बात रहती है लेकिन फिर भी पापा बोल देते हैं कि हाँ एक काम करना है, जाके इसी पार्टी को वोट करना है, और हम जाके उसी पार्टी को वोट कर देते। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? समझ में आई क्या बात? ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई। मतलब इवन ना पापा आपको बोल सकते हैं ना आपको पापा को बताने की जरूरत है कि भाई मैं जाके किस पार्टी को वोट करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं, वो हमारा चॉइस है, वो हमारा सीक्रेट राइट है, हम सीक्रेट रखेंगे उस बात को। ठीक है, सारे इलेक्शन सीक्रेट मोड में होते हैं, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन ओपन मोड में होते हैं। और इसको लेके पार्लियामेंट ने 2003 में एक्ट बनाया कि राज्यसभा के इलेक्शन जो है
वो ओपन सिस्टम से चलेंगे। अब ओपन सिस्टम से चलेंगे मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि वो बंदा वोट करने के बाद ढोल वोल पीट पीट के बताएगा कि मैंने इसको वोट किया, ऐसा नहीं। लेकिन देखो मामला कैसे, मतलब क्या चलेगा, सीधा सीधा मामला। और ये क्यों ओपन सिस्टम से क्या है ना, मैं आपको ये भी बता दूंगा। एग्जाम्पल लेंगे, बीजेपी और बीजेपी के जितने भी वोटर्स हैं मतलब उस स्टेट्स के असेंबली के वो मेंबर्स हैं। पॉलिटिक्स में जितना बदमाशी चलती है, करप्शन चलता है, शायद उतना और कहीं नहीं चलता। मतलब एग्जाम्पल लेंगे, हम लोग बोलते हैं कि हर कोई पर्सन ना पार्टी सिस्टम पे काम करता है। पार्टी सिस्टम पता है क्या है? पार्टी सिस्टम मतलब पार्टी आइडियोलॉजी। पार्टी का आइडियोलॉजी जो है, पार्टी जो बोलेगा हम वही करेंगे, भले ही मर जाएंगे, जबान कट जाएंगी चलेगा, लेकिन हम दूसरा काम नहीं करेंगे। और ये बहुत बार चलता है, लेकिन बहुत बार चलेगा ही ऐसे भी नहीं बोल सकते, सीरियसली ऐसे नहीं बोल सकते। मैं मतलब सिंपल बता दूँ ये बात। आप सोचो, शायद लास्ट टाइम भी मैंने इस बैच में कहा था, आप सोचो कि आप जैसे बीजेपी पिछले 10-11 सालों से जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है देश में, जिस तरीके से सेक्युलरिज्म के बिल्कुल ढोल बजाए जा रहे हैं, वो भी निगेटिव सेंस से। मतलब पहले टारगेट किया गया मुस्लिम कम्युनिटी को, उसके बाद टारगेट किया गया दलित कम्युनिटी को, आप तो हर जो कम्युनिटी मिल रही है उसको टारगेट किया जा रहा है। 2 दिन में जितना कुछ देश में तमाशे चले वो बहुत ही बुरे हुए। मतलब हमारे सेक्युलरिज्म के तो मतलब क्या कहे कि क्या किया गया है। अब पहली बात तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ही बुरा पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अगर हम लोग टॉर्चर करें, ये बात पता होगा ना सबको कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को किस तरीके से टॉर्चर किया गया, नहीं पता? जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ में, जहाँ जहाँ पे क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन मॉल में या फिर और कहीं पे था, वहाँ जाके तोड़फोड़ हुई, बहुत तोड़फोड़ हुई। और ये न्यूज़पेपर में भी बहुत चल रहा है, आप पेपर पढ़ते नहीं और फिर सारा मुझसे मेरे पे डिपेंड रहते हैं कि सर हाँ बताएंगे ना, 5 से 7 ये चलने वाला है पिक्चर यहाँ पे कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या पे हुआ। अरे इवन यहाँ तक ना कि आप सोचो ना, मतलब ये दिन ऐसा रहता है एटलीस्ट क्रिसमस कि भाई कोई क्रिश्चियन रहे नहीं रहे डजेंट मैटर, लेकिन जो पेट्रोल पंप के लोग रहते हैं ना, वो भी मतलब वो सांता वाली कैप पहन के वो पेट्रोल डालते रहते हैं। लोगों ने जाके पंप फोड़ दिए, हिंदू राष्ट्र में नहीं चलेगा। अरे क्या है? आप सोचो कि आप दुनिया भर में बस देश को बदनाम कर रहे हो और हमारे धर्म को भी बदनाम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। पहली बात तो क्रिश्चियन पे अटैक करना मतलब एक इंटरनेशनल रिलीजन पे अटैक करना है, पूरी दुनिया चिल्लाएंगी आपके ऊपर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ठीक है, दलित यही में मिलेंगे आपको, दलित आपको बाहर नहीं मिलेंगे बैकवर्ड्स, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी तो है ना। आप सोचो ना, आज क्रिश्चियन पे किया गया है, कल सिखों पे क्या किया जाएगा, उसके बाद पारसी पे, उसके बाद जैन, मतलब यही करना है क्या? प्रॉब्लम ये चल रही है। तो देखो मामला क्या हो जाता है कि बहुत बार हम कह तो जाते हैं कि आइडियोलॉजी से चलते हैं। अब मैं ये बोलने वाला था कि जैसे बीजेपी, मैंने कहा कि जैसे दलित्स पे भी अटैक हुए, मुस्लिम्स को भी अटैक हुए, क्रिश्चियंस पे भी अटैक हुए, तो क्या लगता है आपको बीजेपी इस पॉलिटिकल पार्टी में कोई दलित मेंबर नहीं है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है? बिल्कुल है। मुस्लिम्स नहीं है? बिल्कुल है। पहले लोकसभा के इलेक्शन में बेसिकली वो नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि अब तो गायब ही हो गए, वो बहुत बड़े लीडर थे, वो मुस्लिम लीडर जो बीजेपी के प्रवक्ता था, स्पोक पर्सन थे, बीजेपी की बातों को रखते थे। अब सोचो जब वो बीजेपी में थे, बीजेपी के स्पोक पर्सन है, तो बीजेपी के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं ना, वो ये देख रहे कि उनकी कम्युनिटी पे कहीं ना कहीं गाज गिर रही है। नहीं, तो आइडियोलॉजी से चलने वाले लोग रहते, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजी भी कभी कभी फीकी पड़ जाती है जब आइडियोलॉजी से ज़्यादा अमाउंट जेब में आ जाता है। होता है ना ऐसे ही होता है। आपको क्या लगता है कि मतलब अगर ये शिवसेना फूटी, यहाँ से यहाँ हो गया, शिंदे अलग हो गए, ठाकरे अलग हो गए, या फिर आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस फूटा, क्या मामला क्या था? पैसा, और क्या? पैसा और पावर, और कुछ नहीं है। अब आप सोचिए, मैं इस इलेक्शन सिस्टम पे आऊँगा तब आपको समझेगा। आप सोचिए कि बीजेपी के वोटर्स, इनका काम क्या था? बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट करना। लेकिन अच्छा, ये जितने चुन के आने वाले बंदे हैं ये तो पॉलिटिशियंस ही है ना, क्योंकि ये तो असेंबली के मेंबर है भाई, हम थोड़ी पॉलिटिशियन हैं। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं ला सकते कि आपने इन्हीं को वोट करना है, दिखाओ आपने किसको वोट किया। लेकिन बीजेपी अपने कैंडिडेट जो वोटर्स है उनको तो कहेंगे कि भाई हमारे कैंडिडेट को ही वोट करना। लेकिन अगर समझ के चलो कांग्रेस ने अगर बीजेपी वालों को पैसा खिलाया, अब तो ये संभव नहीं क्योंकि कांग्रेस को इतना पैसा है नहीं, लेकिन अगर खिलाया और अगर उन्होंने कांग्रेस मतलब बीजेपी के वोटर्स ने, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट्स ने अगर कांग्रेस को वोट किया, तो राज्यसभा में जो बीजेपी के जाने वाले थे वो नहीं जाएंगे ना। समझ में आई बात? इसीलिए अब ये ओपन सिस्टम से पता है कैसे चल रहा है 2003 से, पिछले 22 सालों से, कि आफ्टर इलेक्शन वो जो वोटर्स हैं उन्होंने जिनको वोट किया, एक रिसिप्ट जनरेट तो होगी ही,
वो रिसिप्ट उसने बीजेपी के चेयरपर्सन को, अभी जैसे नड्डा थे, उनको जाके दिखाना कि देखो साहब भाई मैंने अपने आदमी को वोट किया ना, मैंने और किसी को वोट नहीं किया, ये मेरा वोट का पर्ची। तो गड़बड़ ना हो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के चेयरपर्सन को वो दिखाना है उनको कि उन्होंने वोट किसे किया। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब ये क्यों और कैसे मैं आपको वहां लेके जाता हूं, समझते। एक सेकेंड, पहले तो आप इसे समझिए कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है मतलब उसका जो मेजॉरिटी है ना, उसके मतलब कैंडिडेट जहाँ चुन के आए हैं, वो जो हाउस है वो हाउस है लोकसभा, है ना। ये धीरे धीरे समझोगे आप, अगर हम लोग लोकसभा जब पढ़ेंगे 2-3 दिन के बाद, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये डिसाइड कब होगा, लोकसभा की इलेक्शन होगी। और लोकसभा के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 543, इन 543 सीट्स में से अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एटलीस्ट हाफ प्लस 1 इतने सीट अगर वो जीतते हैं, तो 543 के हाफ प्लस 1 272 होते हैं, इतने अगर वो सीट्स जीतते हैं तो उनकी सरकार बनेगी, उनका कैबिनेट बनेगा, वो अगले 5 साल तक देश चलाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेंगे, सीधा एग्जाम्पल लेते हैं कि 2014 जब पहली बार बीजेपी आई, तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स थे, ऑफकोर्स सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए है, बीजेपी ने सीट्स जीते थे 282, तो ये तो क्लियर मेजोरिटी है। क्लियर मेजोरिटी है तो बिल्कुल इनकी सरकार बनेगी। बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली जो पार्टी थी वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस को 2014 में सीट्स मिले थे 44। बीजेपी की बात बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा सीट्स कांग्रेस ने जीता था, लेकिन सिर्फ 44, सेकेंड नंबर की पार्टी थी वो। तो सोचो आप कि बीजेपी ने कितने सारे सीट्स जीत लिए। यहाँ क्लियर मेजोरिटी है, सरकार इन्हीं की बनेगी, प्राइम मिनिस्टर इन्हीं का आएगा, कैबिनेट इन्हीं के लोगों का रहेगा, अगले 5 साल तक अथॉरिटी में ये लोग रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर बीजेपी पावर में आई है, लोकसभा में इनका मेजोरिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मेजोरिटी ये राज्यसभा में भी रहेगा। नहीं, लोकसभा के मेजोरिटी का राज्यसभा के मेजोरिटी से कोई कंसर्न नहीं है। मैं उसी की तरफ लेके जाता हूं कि राज्यसभा में किस तरीके से मेजोरिटी आ सकती है और राज्यसभा की मेजोरिटी की ज़रूरत क्या रहेंगी उसको हम लोग समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे, अब लोकसभा में बीजेपी को मेजोरिटी, तो इनका गवर्नमेंट बनेगा तो गवर्नमेंट का काम क्या है, वो अपने हिसाब से लॉज लाएंगे, अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स करेंगे, अपने हिसाब से वो बिल्स रखेंगे। अब जब बिल रखेंगे हम लोग, लॉज लाएंगे, तो उसके लिए किसी भी बिल को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में पास होके ही राष्ट्रपति के पास हो जाएंगे। अब यहाँ तो आपके पास लोकसभा में तो आपके पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी से तो आप बिल को पास कर दोगे ना, हाफ प्लस 1 इनके पास है ना, तो मेजोरिटी तो इन्हीं के पास है, लोकसभा में बिल आएगा, इजीली पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो फिर कैसे, बड़ी गड़बड़। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, जब 2014 में बीजेपी ने लोकसभा में इतने सारे सीट्स जीते थे ना 282, उस टाइम पे राज्यसभा में उनकी हालत बहुत बुरी थी। राज्यसभा के 245 सीट्स में से हार्डली, जितना मुझे याद आ रहा है, 70 के आसपास ही बीजेपी के मेंबर्स हैं। अब आप सोचो, अगर हालात ये है तो इस सिचुएशन में कोई भी हालात में लोकसभा ने पास किया हुआ बिल, जो पार्टी तो अपने बलबूते पे पास तो कर लेंगे, लेकिन जब वो बिल राज्यसभा में जाएगा दूर दूर तक पास होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे राज्यसभा में भी बिल पास होना है तो उसके लिए मेजोरिटी से वोट पड़ना तो ज़रूरी। राज्यसभा के टोटल मेंबर्स है 245, इसका मेजोरिटी कितना निकलेगा 123, और यहाँ तो बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, इनसे ज़्यादा कांग्रेस को जगह थी 100 के आसपास या 100 के ऊपर। तो इस सिचुएशन में कैसे कोई बिल पास हो सकता है, संभव नहीं है। तो ज़रूरत क्या है, राज्यसभा के नंबर्स बीजेपी को बढ़ाना पड़ेगा अगर दोनों हाउस में उनको अपना मेजोरिटी मेंटेन करना है। तो वो कैसे होगा उसे समझिए। कभी आपके माइंड में बिल्कुल आना चाहिए कि यार ये मोदी जी इतना मेहनत क्यों लेते हैं यार, मतलब ठीक है पिछले 3 टर्म से तो सेंट्रल में देश में उन्हीं की सरकार है, वही देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन आप सोचो जब भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं, कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो, देखो आप पूरी की पूरी फौज जाती है बीजेपी की। मोदी जी कितना मेहनत लेते हैं, 24 घंटे में से 35 घंटे वो काम करते हैं। इसके अलावा सिर्फ मोदी जी ही नहीं तो मोदी जी के बाकी मिनिस्टर्स, और उस मिनिस्टर्स में भी
उनके जितने भी बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे यूपी कहीं का भी इलेक्शन हो, यूपी के योगी आदित्यनाथ जाएंगे ही, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मामला ये है कि पूरा जोर लगाया जाए कि कुछ भी हो जाए उस स्टेट के असेंबली के इलेक्शन जीतना है। क्यों जीतना है? क्योंकि उन्हें राज्यसभा में मेजोरिटी बनाना है। अब सोचते हैं कि अगर स्टेट इलेक्शन जीत जाए तो राज्यसभा में मेजोरिटी कैसे हो सकती है, आ सकती है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करें। सोचो आज भी अगर मैं बताऊँ तो मतलब सेंट्रल में तो है ही बीजेपी, इसके अलावा अगर हम लोग स्टेट्स की भी बात करें, आधे स्टेट्स में बीजेपी है, तो पेट भर के हैं मतलब, लेकिन फिर भी पेट खाली लग रहा है उनको। जब तक पूरे स्टेट्स कैप्चर नहीं करेंगे तब तक उनका मन नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि स्टेट कैप्चर करके स्टेट में गवर्नमेंट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन स्टेट के साथ साथ सेकेंड हाउस राज्यसभा में भी उनका मेजोरिटी बनेगा। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। यूपी इस स्टेट से राज्यसभा के टोटल मेंबर्स कितने जाते हैं? 31। महाराष्ट्र इस स्टेट से जाते हैं 19। आप सोचो कि ये दोनों स्टेट अगर देखें 245 मेंबर जितना राज्यसभा में जाएंगे, उसमें से 50 मेंबर्स तो यही इसी दोनों स्टेट्स में से हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में रहती है, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके 2 स्टेट टारगेट पे कभी भी रहेंगे कि ज़मीन आसमान एक कर देंगे भाई, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र के असेंबली में, बोल रहा हूँ मैं, असेंबली में अपनी गवर्नमेंट आनी चाहिए। उसके बाद अगर नहीं आती है तो साम दाम दंड भेद सब कर लेंगे। किया है ना महाराष्ट्र में। 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकी, फडणवीस नहीं बना सके ठाकरे के साथ अलायंस, तो 2.5 साल में फोड़ ही दिया ना शिवसेना को, राष्ट्रवादी को फोड़ ही दिया ना। और कैसे मैसे बीजेपी ने अपनी सरकार लाई ना, क्योंकि दोनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है उसे समझते हैं। यूपी के असेंबली में 403 इतने मेंबर्स बैठते हैं, ये हुए असेंबली के नंबर, और ये हुए राज्यसभा के जो ये स्टेट से जाएंगे। और महाराष्ट्र के असेंबली में 288 मेंबर्स बैठते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 403 में से अगर यहाँ पे 202 इतने सीट्स हैं, मतलब असेंबली में उनकी सरकार है, राइट। सेम महाराष्ट्र में 288 में से 145 सीट्स हैं, तो असेंबली में उनकी सरकार है। अगर आज हम लोग देखें तो बीजेपी का योगी आदित्यनाथ, इनके नेतृत्व में यूपी में उनकी सरकार है, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, इनके लीडरशिप में यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बन गई है। अब दोनों अगर स्टेट में मेजॉरिटी बीजेपी की ही है, मतलब बीजेपी के मेंबर ही ज़्यादा है, और जब राज्यसभा के इलेक्शन हो गए तो इन्हीं मेंबर्स को वोटिंग का राइट है राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने का, तो मेजॉरिटी के मेंबर्स वोट डाल के अपने ही लोगों को भेजेंगे ना राज्यसभा में। अरे क्योंकि उन्हीं को तो मेजॉरिटी है, बीजेपी को अगर इस स्टेट में मेजॉरिटी है तो उन्हीं के वोट ज़्यादा पड़ेंगे ना, सीधा सीधा मामला है। 51% अगर बीजेपी के पास है, 49% रिमेनिंग लोगों के पास है, तो मेजॉरिटी इनके पास है ना, और मेजॉरिटी इनके पास है तो इन्हीं के वोट तो ज़्यादा पड़ेंगे। इनके वोट पड़ेंगे, इनके कैंडिडेट जाएंगे, इनके कैंडिडेट जाएंगे, तब जाके राज्यसभा में धीरे धीरे मेजॉरिटी आएगा ना। राज्यसभा में धीरे धीरे या फिर राज्यसभा में मेजॉरिटी बनाना ये लोकसभा जैसे एक रात का काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। लोकसभा का तो क्या है, मई में, हर 5 साल में मई में रिजल्ट आ जाएंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि किसका मेजॉरिटी है लोकसभा में। लेकिन यहाँ हर स्टेट के इलेक्शंस अलग अलग साल होते हैं। ऑलरेडी इस साल कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हुए, लास्ट ईयर जो है वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ। 2026 में अभी मार्च में 5 राज्यों में इलेक्शन है, जिसमें एक बड़ा राज्य वेस्ट बंगाल है। तो स्टेट के इलेक्शन तो समझ के चलो हर साल में किसी ना किसी स्टेट में चलते रहते हैं। जिस स्टेट में जो पार्टी आई उस पार्टी के नंबर लगभग राज्यसभा में फिक्स। समझ में आई बात? इसीलिए इतनी मेहनत होती है कि राज्य के असेंबली में हमारे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने। समझ में आई बात? अब राज्यसभा में किसी भी पार्टी का मेजॉरिटी कैसे आ सकता है? क्लियर? चलो, ये हुआ उनका इलेक्शन सिस्टम। देन नेक्स्ट देखेंगे हम इनका टर्म। तो मैक्सिमम बच्चों को राज्यसभा का जो टर्म है वो पता रहता है कि राज्यसभा का टर्म ये कितने सालों का रहता है। कितने सालों का रहता है? 6 ईयर। रॉन्ग आंसर है। हाँ, राज्यसभा ये फिक्स है, ये परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। 1952 से आया हुआ राज्यसभा ये हाउस आज तक ऐसे ही है, और जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है,
तब तक हजारों साल ये ऐसे ही रहने वाला है। बिल्डिंग गिर जाएंगी, नई बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन राज्यसभा ये जो सिस्टम है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स का टर्म हमें मिलता है। ऑफ कोर्स मेंबर्स का टर्म हम लोग तो भी फिक्स नहीं रख सकते ना, नहीं तो पता चला अभी तो भूत ही बैठे हैं राज्यसभा में बस लोगों के। तो मेंबर्स का बिल्कुल एक टर्म है, और टर्म कितना, तो मेंबर्स का टर्म है 6 इयर्स का। राज्यसभा परमानेंट, लेकिन मेंबर्स फिक्स है। शायद मैंने कल आपको लॉर्ड्स का बताया हूँ इंग्लैंड का। जैसे इंग्लैंड का लॉर्ड्स भी ठीक है, परमानेंट ही है, और इंग्लैंड के जो लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं ना वो भी परमानेंट ही है, उनका कोई टर्म नहीं। मतलब समझ के चलो कि कोई 35 साल 40 साल में अगर लॉर्ड्स का मेंबर बन गया तो वो कब तक मेंबर है, उसके मरने तक। उसके मरने के बाद क्या उसका मेंबरशिप लैप्स उसका हो जाएगा, लेकिन उसका जो जनरेशन है, उसका जो बड़ा बेटा है, उसको मेंबरशिप आ गया, तो वहाँ पे सारी चीज़ें परमानेंट रहती हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं है। हम 6 साल का एक टर्म देंगे, 6 साल के लिए ये जो मेंबर्स है ये चुन के आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें और एक रूल दिखता है कि चलो ठीक है, राज्यसभा तो एक फिक्स है, परमानेंट है, मेंबर्स का टर्म 6 ईयर का है, लेकिन यहाँ पे एक रूल ये है कि एवरी 2 इयर्स, हर 2 सालों में राज्यसभा के टोटल मेंबर्स में से 1/3 मेंबर ये रिटायर्ड हो गए, और उतने ही मेंबर्स उनके जगह में फ्रेश चुन के आएंगे। हर 2 सालों में 1/3 मेंबर्स राज्यसभा के रिटायर्ड हो गए और उतने ही मेंबर चुन के आएंगे। ये सिस्टम हमने यूएस से लिया है, मतलब ये सिस्टम हमारा यूएस जैसे है। यूएसए का भी जो अपर हाउस है, जिसे हम लोग सीनेट कहते हैं, सीनेट ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। वहाँ के भी मेंबर्स का जो टर्म है वो 6 साल के लिए ही है, और वहाँ के मेंबर्स भी हर 2 साल में 1/3 मेंबर से रिटायर्ड होते हैं, और उतने जो मेंबर्स है वो नए से जो है वो चुन के आते हैं। ठीक है, तो 6 साल का टर्म, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड हो गए। बाकी राज्यसभा ये परमानेंट। और दूसरी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल भी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी ये प्रोविज़न नहीं था कि राज्यसभा का या फिर राज्यसभा के मेंबर्स का जो टर्म रहेगा वो कितना रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारी चीज़ों को सौंप दिया था पार्लियामेंट पे, कि पार्लियामेंट एक्ट बना के राज्यसभा का टर्म जो है वो फिक्स कर सकता है। फिर से मैं याद दिला दूं, फिर से बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई प्रोविज़न नहीं था। पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया कि आप लॉज ला सकते हो, और उस हिसाब से आप राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म जो है वो फिक्स कर सकते हो। इसको लेके पार्लियामेंट ने एक्ट लाया, लॉ लाया 1951 को, और 1951 के एक्ट के तहत ये डिसाइड हुआ कि मेंबर्स का टर्म 6 इयर्स का, एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स ये रिटायर्ड हो गए। बेसिकली पार्लियामेंट को राइट था, ये कहने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे कि प्रेसिडेंट को राइट दिया गया। प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि कितना क्या रहेगा। ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया, मतलब क्या किया, पार्लियामेंट ने लॉज लाया। अब बस इसमें एक गड़बड़ थी, उसी गड़बड़ को समझना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है ना, 6 ईयर ऑफ टर्म, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड हो गए। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ थी। राज्यसभा पहली बार जो आई है वो 1952 को आई है। मामला ये है कि जो भी हमने रूल्स बनाए वो रूल्स फॉलो होना ज़रूरी हो जाएंगे। मतलब आपको मेंबर्स का टर्म 6 साल का देना भी है, और इसी के साथ साथ हर 2 सालों में 1/3 मेंबर्स को रिटायर्ड भी करना है। आप ये दोनों चीज़ों को एक साथ लागू कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? आप कहते हो कि मेंबर्स का टर्म ये 6 साल का भी होना चाहिए, आप कह रहे हो कि हर 2 सालों में जो है वो 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड भी होना है, तो इन दोनों रूल्स को हम लोग एक साथ लागू कैसे करेंगे? मतलब 1956 को अगर हमने फर्स्ट ये रूल लागू करने की कोशिश की कि भाई 6 साल का इनका टर्म है, तो मेंबर्स ये तो रिटायर्ड हो गए 1958 को, तो फिर सेकेंड जो रूल है, सेकेंड जो पॉइंट है, उसे हम लोग लागू कैसे करें? चलो, अगर हमने सेकेंड रूल लागू कर दिया कि 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को हमने अगर रिटायर्ड कर दिया, तो पहली बात जो 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं? उनका 6 साल का पूरा टर्म हुआ क्या? तो नहीं, उनको तो 2 ही साल हुआ। गड़बड़ थी ना, बहुत बड़ी गड़बड़ थी।
इस गड़बड़ को सॉल्व कैसे करें? तो इस गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ने बहुत ही ईजी एक रास्ता अपनाया, बहुत ईजी रास्ता। जितने भी मेंबर्स ये राज्यसभा में थे, फर्स्ट राज्यसभा में 245 मेंबर्स नहीं थे, 230 के आसपास कुछ तो थे, जितने मेंबर्स थे उन सबके नाम की चिट्ठियां बनाई गई। देखो ये तो क्लियर है ना कि दोनों रूल को हम लोग एक साथ जो है वो बिल्कुल भी लागू नहीं कर सकते। तो अब बाय लक इन सारी चीज़ों को सौंप दिया गया। एक बड़ा सा पॉट, उस बड़े से पॉट में सबके नाम की चिट्ठियाँ थी और सबके नाम की नहीं थी, सबके नाम से कहने से अच्छा हम लोग ये कहेंगे चिट्ठियाँ जो थी 3 टाइप की थी। एक जिसमें लिखा था 2 साल, दूसरा जिसमें लिखा था 4 साल और तीसरा जिसमें लिखा था 6 साल। अब देखो हर एक मेंबर जाएगा पॉट से चिट्ठी ऐसे ऐसे करके उठाएगा। समझ के चलो कि उस टाइम पे चांदनी राज्यसभा के मेंबर और चांदनी गई और चांदनी ने चीट उठाई, चीट उठा के खुद अपने हाथ से उठाई, प्रेसिडेंट तो उठा के दिया नहीं। अब चांदनी ने चीट उठाई, देखा 2 साल, हाउस को दिखा रही है 2 साल, तो राज्यसभा का जो टर्म है चांदनी का वो 2 साल का। इसमें किसी का दोष है नहीं, चांदनी का दोष भी 2 साल की उठाए। और भी तो चिट्ठियाँ थी लेकिन ऑफकोर्स वो तो फोल्डेड है, तो उस हिसाब से एकदम 1/3 चिट्ठियाँ 2 साल की, 1/3 चिट्ठियाँ 4 साल की, 1/3 चिट्ठियाँ 6 साल की, मतलब 100% चिट्ठियाँ। जिसके हाथ में जो चिट्ठी आई उसका उस तरीके से टर्म जो है वो लागू हुआ और उस हिसाब से हमने हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को रिटायर्ड किया, उतने ही नए चुन के आ गए। ये जो चकल्लस सर्कस है ये एक ही बार करनी पड़ी रहती ना, एक ही बार तो करना है, उसके बाद तो सारी चीज़ें जो है वो रेगुलरली नहीं क्या लागू हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1952 में राज्यसभा के मेंबर्स आए जिनका 2 साल का टर्म था वो 1954 में रिटायर्ड हो गए, जिनका 4 साल का था वो 56 में, जिनका एकदम बराबर 6 साल का था वो 1958 में, राइट। अब जो 1954 में आ रहे हैं वो रिटायर्ड 6 साल के बाद हो गए, तो ठीक 6 साल के बाद मतलब 1960 को वो रिटायर्ड हो गए, उनके जगह पे उतने ही 1/3 मेंबर्स आएंगे। जो 58 को आए थे या फिर 56 को आए थे उनका 6 साल पूरा हो जाएगा 1962 को, वो ठीक 1962 को रिटायर्ड हो जाएंगे, उतने ही नए से उस पोस्ट पे आएंगे। ठीक है, तो हमने जिसको हम लोग कहेंगे लॉटरी सिस्टम चलाया और लॉटरी सिस्टम से इस सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की। क्लियर? ठीक है कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो पोस्ट है वो पोस्ट किस तरीके से वैकेंट हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं। मतलब जितने भी 245 मेंबर्स बैठे हैं उन मेंबर्स का जो वो सीट जो है एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो किस तरीके से वैकेंट हो सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे समझ के चलो कि 1 पॉइंट अगर उस पर्सन ने अपने सीट का रेजिग्नेशन दे दिया, तो अगर उसने रिजाइन दिया ऑफकोर्स वो जो पोस्ट है वो जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। बस ये समझना पड़ेगा कि अगर राज्यसभा का मेंबर रिजाइन करेगा, रेजिग्नेशन देगा, तो वो रेजिग्नेशन किसे देगा। उसने जब वोट लिया था तो किसके सामने लिया था? प्रेसिडेंट के सामने। अब उसे देना है अच्छा हमने प्रेसिडेंट देखा था ना, नहीं वाइस प्रेसिडेंट भी देखा था। वाइस प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेता था? प्रेसिडेंट। और रेजिग्नेशन किसे देता था? प्रेसिडेंट को ही देता था। प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेता था? CGI। रेजिग्नेशन किसे देता था? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम लोग हैं राज्यसभा के मेंबर्स को लेके, मेंबर्स को देना है रेजिग्नेशन। ये मेंबर जिसने ओथ लिया था प्रेसिडेंट के सामने, इसे अब जब रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे देगा? किसको? राज्यसभा के, राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसे वो अपना रेजिग्नेशन देगा। यस, राज्यसभा का चेयरपर्सन। थर्ड पॉइंट, अगर उस पर्सन ने, वो पर्सन चुन के आने के बाद अगर उसने अपनी पार्टी चेंज किया हो तो, पार्टी चेंज किया हो तो, अब जब हमने पॉलिटी शुरू किया और पॉलिटी में जब हम लोग शेड्यूल पढ़े तो शेड्यूल में हमने 10th शेड्यूल पढ़ा था। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन एक्ट को लेके था और वो मामला ही ये था कि देखो जैसे एग्जांपल, कोई भी पर्सन अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट पे चुन के आया,
उस पार्टी के नाम पे चुन के आया और उस पर्सन ने, उस कैंडिडेट ने, उस मेंबर ने चुन के आने के बाद अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन किया तो उसके ऊपर लगता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होके उसका जो वो सीट है जो वो चुन के आया है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, या फिर वो जो सीट है वो सीट ही वैकेंट कर दी जाएंगी। जैसे एग्जांपल लेंगे, सिंपल एग्जांपल कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि बीजेपी से कोई पर्सन था, बीजेपी के कांग्रेस में कोई जाएगा नहीं, कांग्रेस से बीजेपी चले जाएंगे, तो हम लोग कांग्रेस लेते हैं कि कांग्रेस का कोई पर्सन था, वो कांग्रेस के टिकट पे जो है वो चुन के आ गया, लेकिन कांग्रेस के नाम से चुन के आया। तो आप सोचो कि अगर लोगों ने उसको वोट किए हैं तो क्यों किए हैं भाई कांग्रेस का बंदा है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, कांग्रेस के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों ने उन्हें वोट किया होगा, वो पर्सन चुन के आ गया कांग्रेस के नाम से। लेकिन चुन के आने के बाद अगर उसने, चुन के आने के बाद, पहले अगर जाता तो कोई लेन देन नहीं, लेकिन चुन के आने के बाद अगर उसने किसी और पार्टी को ज्वाइन किया, एग्जाम्पल लेंगे बीजेपी, तो बिल्कुल उसके ऊपर यहाँ पे एक प्रोसीजर चलेगा। उसी प्रोसीजर, वही प्रोसीजर जिस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो मामला क्या हो जाएगा, राज्यसभा में भी कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी पार्टी के नाम पे चुन के आ गया है, और चुन के आने के बाद अगर उसने वो पार्टी छोड़ दिया और अगर उसने दूसरा पार्टी लिया तो बिल्कुल उसके ऊपर एलिगेशन लगेंगे, और एलिगेशन लागू होने के बाद जो राज्यसभा के स्पीकर रहेंगे वो स्पीकर ये सारी कार्रवाई चलाते हैं। और अगर ये प्रूफ हुआ कि यस, वो प्रूफ क्या होना है, क्लियर है, वो प्रूफ हो गया हाउस में कि उसने पार्टी चेंज किया है, उसने इस पार्टी के नाम से चुन के आया था लेकिन अब वो दूसरी पार्टी में है, तो स्पीकर उसका जो सीट है वो सीट ही वैकेंट कर देंगे, मतलब वो उस दिन से राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना ये मामला। बस माइंड में आपके ये आना चाहिए कि भाई हमने तो पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में तो ऐसे कई केसेस देखे। अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा तो देखे होंगे आपने, मैं याद दिला दूं, 2017 में एमपी में क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस आ गई, लेकिन कांग्रेस आने के बाद कांग्रेस के ही बड़े लीडर ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया वो फूटे, और फूट के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दिया। कांग्रेस गिर गई, मर गई एमपी में, तब से नहीं आई, और तब से बीजेपी वहाँ पे रूलिंग में है। सेम शिवसेना जिनकी सरकार बनी थी 2019 में, उस शिवसेना से शिंदे बाहर निकले, और ठीक है वो मतलब अलायंस की सरकार उन्होंने बनाई बीजेपी के साथ। सेम पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ भी सेम, और ऐसे कई पार्टीज के साथ हुआ। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई इनके ऊपर फिर ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा। उसके पीछे भी एक रूल है, वो रूल हम जब ये पढ़ेंगे ना आपके अमेंडमेंट्स, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ठीक है, अभी अगर ऊपर बता दूं, क्या लगता है आपको पॉलिटिशियंस क्या बेवकूफ़ है? अगर यही पॉलिटिशियंस रूल बनाते हैं, लेजिस्लेचर रूल बनाता है, और यही पॉलिटिशियंस बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। देखो मामला क्या है, अगर कोई एक पर्सन जाता है ना तो उसके ऊपर ये रूल लागू होता है। अच्छा, बस इतना ही रूल नहीं लागू होता, मालूम है, एक बार अगर उसके ऊपर प्रूफ हुआ ना कि उसने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये मतलब उसने ये किया है, गड़बड़ की है, वो पर्सन भविष्य में अब वो टर्म के लिए तो वो वैकेंट हो गया सीट, नेक्स्ट टर्म के लिए वो चुन के आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्टिकुलर टर्म के लिए वो वैकेंट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद वो चुन के आ सकता है, लेकिन वो भविष्य में कभी भी मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसको कोई मिनिस्ट्री नहीं दिया जा सकता। अरे उसको सजा तो देंगे ना हम लोग, ये करप्शन ही तो है एक टाइप का। आप हम लोग उसको सजा क्या कर सकते ना, जेल में नहीं डाल सकते उसको, वो सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको 2 टाइप की सजा तो दे रहे हैं। उस पर्टिकुलर टर्म का उसका पोस्ट वैकेंट, जा घर में जाके बैठ, तो हाउस का मेंबर नहीं है, और आज के बाद भविष्य में किसी भी सरकार में तुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा, ये टर्म है तो ये सजा है उसको। लेकिन आप सोचो कि कितनी बड़ी रिस्क है, इसलिए अब रिस्क बहुत सोच समझ के ली जाती है। ये रूल देखो कैसा है, हम लोग अमेंडमेंट में भी देखेंगे। एग्जाम्पल लेंगे, अगर किसी पार्टी के 100 मेंबर्स राज्यसभा में चुन के आए एग्जाम्पल, तो देखो रूल क्या है। रूल ये बताता है, अगर चुन के आए पर्टिकुलर पार्टी के चुन के आए टोटल सीट्स में से अगर 2/3 या इससे ज़्यादा मेंबर्स इस पार्टी से फुट के अगर बाहर निकलते हैं तो ये रूल लागू नहीं होता। और 2017 का आप ज्योति आदित्य सिंधिया का एग्जाम्पल देख लो, या फिर यहाँ शिंदे का एग्जाम्पल देख लो, अजीत पवार का एग्जाम्पल देख लो। जब वो अपने पार्टी से निकले तो अकेले नहीं निकले, एटलीस्ट 2/3 को लेके निकले हैं।
तो उनके ऊपर ये रूल ही लागू नहीं होता। समझ में आया? पॉलिटिशियंस है, बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ी ना खुद इतना रिस्क लेंगे, ठीक है। इसलिए अभी भी ये सेफ गेम खेल रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो उसका सीट फिर वैकेंट किया जाएगा। डन, ठीक। राज्यसभा हाउस, राज्यसभा के साल में 2 सेशंस चलेंगे और लगभग एक सेशन 20-25 दिन का ऐसा रहता है। रूल क्या है? लेकिन कोई राज्यसभा का मेंबर बना और राज्यसभा का मेंबर बनने के बाद जब राज्यसभा के सेशन वगैरह स्टार्ट हुए, मतलब कामकाज चल रहा है, सारे मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन वो पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ मैं, कंटिन्यूसली राज्यसभा के मीटिंग्स में 60 डेज अगर वो एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, कंटिन्यूसली अगर 60 डेज अगर वो एब्सेंट है, तो बिल्कुल हाउस के स्पीकर उसके ऊपर कार्रवाई चला सकते हैं और उसका पोस्ट वैकेंट किया जा सकता है। इतना लिखो। उसके बाद लेकिन हमें पढ़ना है लेकिन। वो लेकिन क्या है समझते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर ये राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, है ना? रह चुके हैं, हाँ, नॉमिनेट ही थे, लेकिन मेंबर तो मेंबर है भाई, वो इलेक्टेड रहे, नॉमिनेट रहे, वो मेंबर हैं। 6 साल के टर्म में सचिन तेंदुलकर अपने लाइफ में, उस 6 साल के टर्म में सिर्फ 2 बार राज्यसभा गए। पहली बार जब उनको ओथ लेना तो आना पड़ेगा, है ना? थोड़ी ना प्रेसिडेंट जाएंगे उनके घर, हैं? तो उस दिन। और दूसरे टाइम तब जब लगभग उनके 6 साल के रिटायरमेंट को एक 3-4 महीने बाकी थे और तब राज्यसभा का सेशन था, तब बस वो आए थे 1-2 दिन के लिए। तो फिर 6 साल में अगर 2 दिन ही ये पर्सन प्रेजेंट थे, तो उनके इस 2 दिन इन द सेंस 2 टाइम, तो ये 2 टाइम के इस पैच में ये 60 डेज नहीं आए क्या? बात है ना, ठीक है। तो इसका लॉजिक देखो कि क्या है ये इस हिसाब से कोई मेंबर का पोस्ट वैकेंट नहीं हो सकता है। हमने प्रोविज़न करके रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की शोभा बढ़े, बस इसलिए, और कोई खास इसका मकसद नहीं है। मैं बताऊं, पहले तो इसका टर्म, ये इसको अच्छे से समझो कि ये क्या है, अच्छे से समझ जाओ। अब ये प्रोविज़न ऐसा कह तो रहा है कि अगर वो मेंबर कंटिन्यूसली 60 डेज अगर हाउस के कामों में अगर वो अब्सेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन इन 60 डेज का टर्म गिनते समय बीच में कोई भी 4 दिन कंटिन्यूसली वो हाउस एडजॉर्न नहीं होना चाहिए। इतना लिखो, फिर समझाता हूं कि ये 60 डेज का टर्म कैलकुलेट करते समय बीच के कोई भी 4 दिन कंटिन्यूसली, कोई भी 4 दिन कंटिन्यूसली वो हाउस एडजॉर्न नहीं होना चाहिए, वरना वो 4 दिन का जो पीरियड है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। 4 दिन का पीरियड कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा उसे। 60 डेज का ये जो पीरियड है, ये कैलकुलेट करते समय बीच के कोई भी 4 दिन हाउस कंटिन्यूसली एडजॉर्न नहीं होना चाहिए। एडजॉर्न का भी मीनिंग समझेंगे, या फिर वो 4 दिन का जो पीरियड है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडजॉर्नमेंट क्या रहता है उसे समझिए पहले तो, बाद में हमें पढ़ना है एडजॉर्नमेंट इन डाई, प्रोरोगेशन, डिसोलेशन, ये सारे टर्म्स पढ़ना है बाद में हमें। पार्लियामेंट के जो भी मीटिंग्स चलते हैं वो लगभग मीटिंग्स स्टार्ट होते हैं सुबह 11 बजे, 11 से 1 इनका ये काम चलता है 2 घंटे का। उसके बाद 1 से 2 थक जाते 2 घंटे में बेचारे, 1 से 2 उनका लंच रहेगा, और फिर 2 से 6 इनका नेक्स्ट सेशन। 6 बजे घंटी बज जाएंगी, सब लोग बस्ता लेके भाग जाएंगे अपने घर, ठीक है। तो ऐसा इनका लगभग जो है ये टाइम टेबल रहता है पार्लियामेंट का, लोकसभा एंड राज्यसभा का। अब जैसे 20 दिन का, 21 दिन का, 22 दिन का इनके जितने भी मीटिंग्स हैं, मतलब एक सेशन समझ के चलो कि 20 दिन का है। साल में 2 सेशन हो गए। फर्स्ट सेशन लगभग जून में होता है, सेकंड सेशन ये दिसंबर में होता है। विंटर सेशन अभी जस्ट फिनिश हुआ 21 दिसंबर को, इसी महीने, वो भी 21 दिन का था। तो इस 21 दिन के सेशन में, सेशन 1 है लेकिन मीटिंग्स कितने, तो 20 या फिर 21 जो भी है। अब उस मीटिंग में जैसे 11 बजे अगर वो मीटिंग शुरू हुई, तो 11 बजे को भी उस मीटिंग को, उस दिन का काम शुरू करने के लिए राज्यसभा के 245 में से एटलीस्ट
1/10 मेंबर आना ज़रूरी है ना, इतने मेंबर्स तो आना ज़रूरी है। मतलब 245 में से एटलीस्ट अगर 25 मेंबर्स प्रेजेंट है तो उस दिन का मीटिंग हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। पता चला चेयरमैन तो आ गए, इसके अलावा राज्यसभा के 4 ही मेंबर बैठे हैं, एक उधर कोने में, एक उधर कोने में, 2 बीच में गप्पे ठोक रहे हैं। तो क्या करे, तो करे क्या? मतलब ये साथ में आए हैं तो चलिए एक काम करना भाई, कंची बिल्ली आते थे खेल लिए रहते, तब तक ऐसा होगा नहीं। अब ये 4-6 लोग करेंगे क्या? अगर कोरम जितना बताया गया है, अगर वो कोरम पूरा नहीं हो रहा तो उस दिन का मीटिंग हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे क्या? रूल ही ये है, उतना तो कोरम रहना चाहिए। 11 का 11:30 हो गया, 11:30 का 12 हो गया, लेकिन लोग आने के लिए रेडी नहीं। आप भाई कितना वेट करें, चलो लंच टाइम तक वेट कर दिए लेकिन नहीं आए मेंबर, तो उस दिन वो चेयरपर्सन क्लियर करेगा, ऑर्डर इन द सेंस सीधा नोटिफाई करेगा कि आज के दिन की मीटिंग को हम एडजॉर्न कर रहे हैं, मतलब हम मीटिंग को रोक रहे हैं, मतलब हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। एडजॉर्न करना मतलब हम मिलेंगे अभी सीधा कल सुबह 11 बजे। तो एडजॉर्नमेंट मतलब उस दिन का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। एक ये मीनिंग हुआ, मतलब एक उसका तरीका एडजॉर्नमेंट का ये है। और एक तरीका है, एग्जाम्पल लेते हैं 245 में से। एग्जाम्पल के लिए आज समझ के चलो कि बीजेपी के 100 मेंबर्स हैं, कांग्रेस के एग्जाम्पल 40 मेंबर्स 50 मेंबर्स है, इतना तो मुश्किल है उनका, लेकिन फिर भी बाकी पार्टीज़ के और कुछ मेंबर्स हैं। अब बीजेपी है रूलिंग पार्टी, कांग्रेस है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का काम क्या है? अपोजिशन पार्टी का काम है क्वेश्चन करना, सवाल पूछना। याद रखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में बेसिकली डेमोक्रेसी को चलाने का काम अपोजिशन पार्टी करता है। गवर्नमेंट हमने चुन के दिया है तो हम गवर्नमेंट को पूछेंगे ना सवाल कि भाई क्या काम कर रहे हो बताओ, ये तो होगा ना। लेकिन हम जाके पार्लियामेंट में तो पूछ नहीं सकते हैं, तो अपोजिशन पार्टी हमारी तरफ से जो है वो क्वेश्चन करेंगे। और फिर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। कोई हम लोग अमेरिका में नहीं है कि वो जो प्रेसिडेंट है वो नहीं जाएगा सेशन में, वो आंसर नहीं देगा। वहाँ का सिस्टम अलग चलता है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। हमने नहीं लाया हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया। क्यों लाया पार्लियामेंट्री सिस्टम? उसी का कारण ही ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें आंसरेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। और रिस्पॉन्सिबल है मतलब क्या? जो हाउस के मेंबर्स क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, सीधा सीधा मामला। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जब अपोजिशन क्वेश्चन करता है तो जो रूलिंग पार्टी है वो कोशिश करेंगे कि हट नहीं देंगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, भगो, क्यों दे, हम लोग रूलिंग पार्टी में। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, पिछले 2 महीनों में छत्तीसगढ़ का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, एमपी का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और इसके अलावा बिहार का मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, पूरा फॉरेस्ट कट डाउन करके, डिफॉरेस्टेशन करके अदानी के सर मार दिया गया, बेच दिया। बिहार की जमीन तो 1 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से बेची रहे। आप सोचो, एक गरीब को नहीं मिलती 1 रुपये हेक्टर, 1000 रुपये हेक्टर दे दो बोलना काफ़ी है। 1 रुपये हेक्टर के हिसाब से अदानी को ज़मीन बेची गई, और वो भी क्या? पूरा डिफॉरेस्टेशन करके। जो घना जंगल था वो पूरा काट दिया गया। मामला ये है। अब ऐसे मामलों पे अपोजिशन पार्टी, भाई रूलिंग पार्टी को क्वेश्चन तो करेंगे ना, लेकिन मामला ये है कि रूलिंग पार्टी को मुंह है इसका आंसर देने के लिए। तो रूलिंग पार्टी क्या करेंगे? सोचेंगे क्या कि कैसे में से अवॉइड किया जाए। अब अवॉइड किया जाए तो अपोजिशन भी पूरा जोर दिखाएंगी। अपोजिशन इतना चिल्ला चोट करेंगी, इतना तमाशा करेंगी, इतने मतलब कागज वागज फाड़ के फेंका, ये सारी चीजें होती है। आप देखो, बड़ा सर्कस चलता है, बहुत मजेदार चलता है बेसिकली सेशन। इतना प्रॉब्लम वहाँ हाउस में होगा कि वहाँ का जो चेयरपर्सन रहेगा वो बेचारा चिल्ला चिल्ला के थक जाएगा। अरे रुको रुको रुको, अरे बैठो बैठो बैठो, अरे मैं संभालता हूँ, उसका कोई नहीं सुनेगा भाई। इतना वहाँ पे प्रॉब्लम चलेगा अंदर कि थक के चेयरपर्सन कहेगा भैया एक काम करो और तकलीफ मत दो, मैं हाउस को यही एडजॉर्न कर रहा हूँ, कल मिलते हैं। और मर जाएगा हार्ट अटैक आके वो, और कितना वो संभालने की कोशिश करेगा। वो सीधा हाउस को एडजॉर्न कर लेगा, मतलब उस दिन का भी काम जो है वो रोक दिया गया। तो इस तरीके से हम हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन ठीक है, मुझे समझाना था कि एडजॉर्नमेंट मतलब क्या। समझ में आई बात? एडजॉर्नमेंट क्या। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी मेंबर 60 डेज कंटिन्यूसली अगर वो अब्सेंट है, अगर प्रेजेंट नहीं है, तो चेयरपर्सन जो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन
ये 60 डेज का पीरियड कैलकुलेट करते समय बीच के कोई भी 4 दिन ये हाउस कंटिन्यूसली ये एडजॉर्न नहीं होना चाहिए, या फिर वो जो बीच का पीरियड है ना 4 दिन का वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक दिन पहला दिन हुआ सेशन का, भाई वो अब्सेंट है, दूसरा अब्सेंट, तीसरा अब्सेंट, चौथा अब्सेंट, यहाँ 54 डे अब्सेंट, 55 अब्सेंट, 56, 57, 58, 59, 60 हो गए 60 डेज। अब उसके ऊपर एक्शन ली जा सकती है, लेकिन अगर किसी कारण बीच के कोई 4 दिन ये हाउस एडजॉर्न हो गया होगा तो एग्जाम्पल लेते हैं, जब उसके अब्सेंटी का 54th जब डे था ना, समझ के चलो कि उस दिन कोरम ही नहीं भरा तो हाउस एडजॉर्न किया गया, उस दिन काम नहीं चला। दूसरे दिन कोरम तो भरा लेकिन अपोजिशन ने नाटक कर दिया, नाटक किया, फिर से इस दिन भी एडजॉर्न करना पड़ा। तीसरे दिन भी नाटक हुआ, एडजॉर्न हुआ। चौथे दिन फिर से एग्जांपल लेते हैं कि कोरम ही नहीं भरा, एडजॉर्न हुआ। 5वें दिन काम चला। अब 5वें दिन काम चला तो उसके जो एब्सेंट रह रहा है उसका तो 58 डेज है, 3 दिन के बाद 60 डेज हो रहे हैं, अब उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीच में 60 डेज के बीच में 1 2 3 4 4 दिन ये कंटिन्यूसली हाउस एडजॉर्न था, तो अब ये पीरियड कैलकुलेट नहीं होगा। मतलब भले यहाँ पे हमें 60 डेज दिख रहे हैं लेकिन कैलकुलेट क्या हो जाएगा 56 डेज, मतलब और 4 दिन बाकी है उसको। समझ में आई बात? ये एक तरीका है। और दूसरा हमने ये लिखा है कि अगर वो 60 डेज कंटिन्यूसली अगर एब्सेंट है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन बीच का कोई भी 4 दिन वो हाउस एडजॉर्न नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नोट करो, वो सेशन एडजॉर्न नहीं होना चाहिए, मतलब सेशन इन द सेंस वो सेशन खत्म नहीं होना चाहिए। अब बड़ा सिंपल सा मामला है, 60 डेज का पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चलता। इसके पहले भी हमने देखे सेशन चल के 20-21 दिन काफ़ी है, 21 दिन में सेशन ही ख़त्म होता है, तो ये 60 डेज़ वाला क्राइटेरिया जीवन में कभी भी किसी का पूरा नहीं होगा। और इसलिए तो मैंने पहले कह दिया कि कोई मेंबर इस तरीके से जो है ना वो निकाला जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने इस प्रोविज़न को रखा है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी कि वो सेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। डन? नहीं, ये हाँ एक ही सेशन के लिए है, बिल्कुल एक सेशन के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे आपके जनरल जो पॉइंट्स है वो होते हैं फिनिश। हम लोग सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल नहीं था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी दी जाए। क्या ज़रूरत है उन्हें सैलरी देने की? देश की सेवा कर रहे, सेवा करो, मेवा क्यों खाना है? कोई था नहीं प्रोविज़न, लेकिन सिर्फ 4 साल में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लगा कि नहीं भाई पैसा पानी भी तो ज़रूरी है, घर कैसे चलाए। तो 1954 में इनके सैलरी के लिए एक्ट हुआ कि इनका सैलरी रहेगा, कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें 1954 में डिसाइड हुई। जब जब पार्लियामेंट को लगता है तब तब पार्लियामेंट जो है इनका सैलरी रिवाइज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे लास्ट टाइम सबका सैलरी, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, सबके सैलरीज रिवाइज हुए 2018 को, है ना। तो पहले का क्या सैलरी था वो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी 2018 से क्या मामला है उसे हम लोग समझते हैं। और ये मामला मतलब ये जो भी हम लोग लिखेंगे ना वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो राज्यसभा का मेंबर है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और लोकसभा का जो मेंबर है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोकसभा के मेंबर को अलग सैलरी और राज्यसभा के मेंबर को अलग सैलरी, ना ही सबको एक ही सैलरी है ना। भले राज्यसभा में पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन सबको एक ही सैलरी है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे बताऊंगा, उसको अभी नहीं हम लोग छेड़ते हैं। 2018 से अगर हम लोग हर मेंबर का अगर बेसिक सैलरी देखें, बेसिक सैलरी पर मंथ हर महीने हर मेंबर का बेसिक सैलरी जाता है 1 लाख। इसके अलावा उन्हें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे एक टाइप ऑफ अलाउंसेस मिलता है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंसेस, हाँ उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अलाउंसेस, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस। मेंबर को कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस मिलते हैं 70,000। इसके अलावा वो मेंबर हैं तो उस मेंबर का ऑफकोर्स ऑफिस भी होगा तो उसको उसके ऑफिस अलाउंसेस भी मिलता है,
ऑफिस अलाउंस मिलता है उसको 60,000, लगभग उसका जो जाता है 260। ये तो बेसिक है, मतलब इतने पैसे में उसके घर के कुत्ते बिस्किट खाते होंगे, क्योंकि वो अगर मेंबर है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए एक अलग अमाउंट मिलता है। वो हर बार चेंज होता है, लास्ट टाइम 5 करोड़ पर ईयर ऐसा था, वो चेंज होते रहता है 5 करोड़। ये क्या करेंगे लेके, आता तो हर, ने कहा ना कि बिस्किट खाते होंगे और कुछ नहीं होता होगा इतने पैसे में, तो बाकी तो एक अलग अमाउंट आता है। जैसे एग्जांपल ले, कैसा है कि पैसा आता है, डिपेंड्स कि भाई वो लोग क्या काम करें। जैसे आपको पता होगा कि हर साल नितिन गडकरी सर खासदार महोत्सव प्रोग्राम रखते हैं नागपुर में, पता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को लाते हैं, अजय अतुल से लेके तो श्रेया घोषाल से लेके तो AR रहमान सब आते हैं भाई। तो आप सोचो कितना पैसा खर्च होता है, किस लिए कर रहे हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। आओ देखो, आपने मुझे चुन के दिया, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा डिस्को है, वो बात अलग, बहुत बार के लोग जाते हैं वहाँ परेशान होके आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी भाई कर तो रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये पैसा उनको किस लिए मिल रहा है ना, तो ये डेवलपमेंट के लिए ही मिल रहा है ना। और भी बहुत सारी चीज़ वो कर सकते हैं, समझ के चलो कि बड़ा रीडिंग रूम खोल दिया, या फिर समझ के चलो बड़ा ग्राउंड उन्होंने खोल दिया है, प्ले ग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक है। अच्छा, इसके अलावा भी उन्हें मिलेगा, इसके अलावा उन्हें जो पेंशन है, पेंशन का भी पहले प्रोविज़न नहीं था। ये गरीब कहने लगे कि भाई हमारे पेंशन का क्या, पेंशन तो लगेगा ना हमें, तो बाद में उनके पेंशन का भी प्रोविज़न करना पड़ा, 25,000 पर मंथ। तो इसमें भी एक प्रोविज़न है। फिर अगर उसने 5 साल से ज़्यादा सर्विस दी है, देश को सेवा दिया है, अब 5 साल से ज़्यादा सर्विस मतलब देखो, अगर लोकसभा में वो बंदा जीवन में एक ही बार अगर लोकसभा का मेंबर बना तो ठीक है, उसका तो जो सेवा है देश के लिए 5 ही साल। लेकिन अगर राज्यसभा में एक बार भी मेंबर बना तो 5 साल से ज़्यादा सर्विस दे रहा ना, अरे 6 साल का टर्म है ना। तो अगर 5 साल से ज़्यादा उसकी सर्विस है देश के लिए, तो 2,000 और ऐड कर दीजिए पेंशन में। अरे और भी हैं, जाने दो, लेकिन अब क्या क्या बताऊँ मैं आपको, छोड़ो। पर मीटिंग के भी 2,000 अलग मिलते, सेशन में जो मीटिंग रहती है ना उसके भी उनके अलग मिलते हैं। राज्यसभा की बेसिक चीज़ें हमारे फिनिश हो गई। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चेयरपर्सन, आर्टिकल 89। आई थिंक हमने परसों ही वाइस प्रेसिडेंट पढ़े हैं, परसों के दिन ही हमने इस बात पर डिस्कशन किया। राज्यसभा में टोटल मेंबर जो 245 मेंबर्स बैठते हैं, और राज्यसभा के जो स्पीकर रहेंगे, स्पीकर मतलब ही चेयरपर्सन। सबसे ज़रूरी बात, ये जो हाउस है, इस हाउस के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को अपने बलबूते पे अपना चेयरपर्सन चुनने का राइट नहीं है। अपने बलबूते पे मैंने कहा, क्योंकि यही बात जब हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे ना, तो और आप जब लोकसभा का स्पीकर देखोगे, तो लोकसभा का स्पीकर चुनने का राइट बस लोकसभा के मेंबर्स को है। 543 जो चुन के जाएंगे ना, वो डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा चेयरपर्सन रहेगा, कौन हमारा स्पीकर रहेगा। राज्यसभा में वैसे नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स ये अपने स्पीकर को अपने बलबूते पे नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट इस पोस्ट पे चुन के आया है, वो एक्स ऑफिशियो अपने आप वो बन जाता है राज्यसभा का स्पीकर। ठीक है, मतलब राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के स्पीकर के लिए कोई अलग इलेक्शन नहीं होंगे, कोई अलग सिस्टम नहीं है। एक इलेक्शन होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन जो देश के उपराष्ट्रपति इस पोस्ट पे चुन के आ जाएंगे, वही ऑटोमेटिकली बन जाएंगे राज्यसभा के चेयरपर्सन। ठीक, सो आर्टिकल 89 में उनका प्रोविजन है। लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 89 में ही और एक प्रोविज़न है, एक नहीं और दो है, वाइस चेयरपर्सन या फिर डिप्टी चेयरपर्सन। आर्टिकल 89 में ही है। आर्टिकल 89 चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब बस आपने इतना बिल्कुल क्लियर रखना है कि जब हम लोग चेयरपर्सन की बात कर रहे हैं तो चेयरपर्सन, अच्छा एक दूसरी सबसे ज़रूरी बात, हम ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के मेंबर्स को अपना चेयरपर्सन चुनने का राइट नहीं है। जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि जो राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, स्पीकर हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। नहीं है ना, राज्यसभा कहाँ मेंबर है?
मैंने ऐसा बताया आपको कि 245 लोग जो चुन के आए हैं उसमें से ही एक पर्सन जो है चेयरपर्सन, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, वो वाइस प्रेसिडेंट चुन के आया है, वो थोड़ी ना इस राज्यसभा का मेंबर रह सकता है। कल ही हमने पढ़े हैं कि कोई भी पर्सन एक ही साथ 2 पोस्ट पे काम नहीं कर सकता। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो राज्यसभा के मेंबर नहीं रह सकते। तो सबसे बात क्लियर करने वाली कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ पे स्पीकर है वो इस हाउस के मेंबर नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिप्टी चेयरपर्सन की। ये जो डिप्टी चेयरपर्सन रहेंगे वो इन 245 में से ही एक कोई तो रहेंगे। जो 245 मेंबर्स चुन के आए हैं राज्यसभा के, उसी में से एक हम लोग बनाएंगे डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरपर्सन। ये पोस्ट किस काम का? तो सीधा सीधा मामला, जब भी इस हाउस के ओरिजिनल स्पीकर मतलब चेयरमैन, चेयरपर्सन ये हाउस में प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स उस दिन स्पीकर के पोस्ट पे वही बैठेंगे, वही उस हाउस का काम जो है वो देखेंगे, कामकाज। और उस दिन जो डिप्टी स्पीकर है उनके लिए कुछ अलग सीट है क्या? नहीं, वो कॉमन मेंबर में बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी वो मेंबर है, वो कॉमन मेंबर में बैठेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर इस हाउस के स्पीकर मतलब चेयरपर्सन अगर वो उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो भाई हाउस का कामकाज चलाने के लिए आपको वहां पे स्पीकर तो बैठाना पड़ेगा ना। एक बात एकदम क्लियर रखो कि जब तक वो स्पीकर नहीं आता तब तक हाउस में कोई काम नहीं चल सकता, कोई काम नहीं चल सकता, कोई डिस्कशन नहीं करेगा, डिबेट नहीं करेगा, बिल नहीं रखेगा, वोटिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। स्पीकर रहना जरूरी है। जब तक स्पीकर नहीं तब तक कोई काम नहीं। तो स्पीकर अगर ओरिजिनल स्पीकर मतलब चेयरपर्सन अगर अपने पोस्ट पे है तो डिप्टी स्पीकर ये नॉर्मली मेंबर्स में बैठे हैं। लेकिन किसी कारण से अगर स्पीकर मतलब चेयरपर्सन उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स उस दिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिप्टी चेयरपर्सन की कि वो उस दिन का कामकाज जो है वो संभाले। ठीक है, बस इनका यही काम है और कुछ खास काम नहीं है। डिप्टी चेयरपर्सन को इलेक्ट करने का काम जो रहेगा वो राज्यसभा के मेंबर्स सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से वोट करके चुन के जाएंगे। ठीक है, वो दिन डिसाइड होगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। उस दिन जो चेयरपर्सन है वही स्पीकर रहेंगे। बस हाउस में वोटिंग होगा, जिसको मेजोरिटी से वोट मिले सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से ही वो चुन के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर चेयरपर्सन नहीं है तो डिप्टी चेयरपर्सन, आर्टिकल 89 में ही दोनों का प्रोविज़न है। लेकिन किसी कारण से ये भी तो हो सकता है कि भाई बहुत ही करीब की शादी थी और दोनों एक ही शादी में गए, मतलब दोनों नहीं हैं, चेयरमैन भी नहीं है और डिप्टी चेयरपर्सन भी नहीं है, तो अब क्या? तो उसका भी हमने अरेंजमेंट करके रखा है, आर्टिकल 89 में ही है। चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन के अलावा एक पैनल रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पैनल ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन। ये पैनल में हर बार आपको इसी राज्यसभा के 245 मेंबर्स में से किसी भी रैंडम 10 मेंबर्स के नाम मिलेंगे। अब इस पैनल में जो 10 मेंबर्स है या फिर 10 मेंबर्स के नाम से वो कोई बाहर के नहीं है, वो राज्यसभा के ही मेंबर हैं। इनका रोल क्या? तो बहुत क्लियर रोल है। देखो, अगर चेयरपर्सन अगर हाउस में है, स्पीकर के पोस्ट को संभाल रहे हैं, तो डिप्टी चेयरपर्सन और ये जो बाकी के 10 मेंबर्स हैं ना, ये जनरल मेंबर्स में ही बैठेंगे। लेकिन अगर चेयरमैन नहीं आए हैं तो डिप्टी चेयरमैन उस दिन का काम देखेंगे। लेकिन किसी कारण से चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन दोनों नहीं हैं, तब इस पैनल के 10 मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर उस दिन स्पीकर का काम देखेगा। ठीक है, लेकिन समझ के चलो कि शादी तो बहुत बड़ी है, मतलब ये 10 भी गायब है, तो उस टाइम पे क्या? तो उस टाइम इस हाउस में जो भी प्रेजेंटेड है उसमें से कोई भी एक मेंबर उस दिन स्पीकर का काम देखेगा। क्लियर? ये है तो यही, ये नहीं है तो ये, दोनों नहीं है तो इस पैनल में से, ये भी नहीं है तो हाउस में प्रेजेंट मेंबर्स में से कोई भी एक। डन? अभी जो पोस्ट है चेयरमैन चेयरपर्सन, इनका रोल बहुत क्रूशियल है। देखो, जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़े ना, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हो कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इस पोस्ट को कोई मायने नहीं है, कोई काम नहीं है। एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक ही उस पर्सन का काम है, एक ही उस पोस्ट का काम है कि किसी भी कारण से अगर प्रेसिडेंट अपनी जगह पे नहीं है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया
या फिर किसी कारण से अगर वो अपने पोस्ट पे नहीं है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट होते हैं। तो ऐसे कैसे हर 5 साल में एक बार राष्ट्रपति की डेथ होगी, रिजाइन देंगे, बाहर घूमने जाएंगे? प्रधानमंत्री थोड़ी है कि हर 6 महीने के बाद बाहर ही जाएंगे, ऐसा थोड़ी है भाई। ऐसे बहुत रेयर चांसेस हो गए कि वाइस प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट बनेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट को वैसे भी कोई काम नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको इस काम में लगाया है कि भाई आप भले वाइस प्रेसिडेंट हो लेकिन अभी कुछ काम कर रहे हो क्या? नहीं, खाली फोकट कुर्सी मत तोड़ो, यहाँ आप रहोगे राज्यसभा के स्पीकर। तो उन्हें एज ए स्पीकर उस हाउस को रिप्रेजेंट करना है, उस हाउस पे कंट्रोल रखना है, उस हाउस को चलाना है। और अगर वो स्पीकर हैं तो उनके जनरल अगर हम लोग देखें कि क्या काम है, उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो भाई वो स्पीकर हैं तो जब तक वो किसी को परमिशन नहीं देते तब तक हाउस का कोई मेंबर उठ के बिल्कुल अपना भाषण नहीं दे सकता है, अपनी सोच नहीं रख सकता है। किसी को भी अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखना है तो स्पीकर का परमिशन लेना ज़रूरी। स्पीकर परमिशन देंगे तब जाके वो अपनी सोच रख पाएंगे। दूसरी बात, उस हाउस में किसी बिल को रखना है, उस हाउस के बिल पे डिस्कशन करवाना है, उस बिल के डिस्कशन के बाद उसके ऊपर वोटिंग करवाना है, ये सारे काम स्पीकर ही करवाएंगे। स्पीकर कहेंगे कि हम इस बिल को इस दिन इतने बजे जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, उस दिन वो बिल इंट्रोड्यूस होगा। रैंडमली कोई भी बिल कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, परमिशन ये देंगे। इसके अलावा अब बिल रखा गया, चलो डिस्कशन लेते हैं, स्पीकर कहेंगे डिस्कशन होगा, डिस्कशन हो गया, आप स्पीकर कहेंगे कि चलो वोटिंग करते हैं, और वोटिंग के बाद ये बिल पास हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो भी डिक्लेयर करने का काम ये स्पीकर का ही है। अगर हाउस में कोरम नहीं हो रहा है 1/10 तो उस दिन के उस हाउस को एडजॉर्न करने का राइट इन्हीं का है। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो हाउस में चिल्ला चोट चल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस दिन भी एडजॉर्नमेंट करने का काम इन्हीं का है। तो इस हिसाब से इनका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है। एज अ स्पीकर उन्हें ही हाउस का पूरा काम काज चलाना रहता है। हम जाएंगे उस दिन, मतलब उस दिन के काम को लेके जिस दिन कोई भी बिल ये राज्यसभा में रहता है, उस बिल पे जब डिस्कशन होता है और जब उस बिल पे वोटिंग होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो चेयरमैन है वो उस बिल पे वोट करते हैं नहीं करते हैं उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोनों हाउस में, मतलब देखो, पहली बात तो पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है हमारे कंट्री का, और लेजिस्लेचर है मतलब काम सीधा सीधा है, मेकिंग ऑफ लॉज। और लॉज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिल लाने पड़ेंगे। कहाँ लाना पड़ेगा? किसी भी आप लाइए, किसी भी हाउस में, लोकसभा में लाइए, राज्यसभा में लाइए। लेकिन अगर आप पहले लोकसभा में लाते हो तो वहाँ में पास करके आपने राज्यसभा में भी पास करना ज़रूरी हो जाएगा। मतलब दोनों हाउस में आपको बिल पास करना है। कोई भी बिल को पास करने के लिए बेसिकली क्या प्रोविज़न है ऊपर ऊपर बता दो, बाद में हमें प्रोसीजर ऑफ बिल देखना है। लगभग 1 घंटा लगता है पढ़ने के लिए कि बिल कैसे पास होते हैं। बड़ा लंबा प्रोसीजर है वो, 5 स्टेजेस, 3 रीडिंग से वो बिल जाता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बिल रखा जाएगा, बिल पे डिस्कशन होगा, सारे मेंबर्स अपनी अपनी सोच रखेंगे और उसके बाद होगा उस बिल पे वोटिंग। उस बिल पे वोटिंग हो रहा है तो अगर बिल पे वोट्स मेजॉरिटी में पड़ रहे हैं, मेजॉरिटी मतलब +1, मेजॉरिटी में भी पड़ रहा है बिल पे वोट, तो हम लोग कहेंगे कि बिल पास हो गया उस हाउस में, और उस हाउस का पास हुआ बिल फिर जाएगा दूसरे हाउस में। ठीक है, तो जो वोटिंग होगा उस बिल पे, जो मेंबर्स अपने अपने वोट डालेंगे, उस वोटिंग के टाइम पे प्रेसिडेंट इन द सेंस जो चेयरमैन है, जो स्पीकर हैं, उनका क्या रोल रहेगा उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ राज्यसभा में बिल है, बिल पे डिस्कशन हो गया, डिस्कशन के बाद अब यहाँ पे वोटिंग लिया जा रहा है। तो जब ये वोटिंग होगा, 245 मेंबर्स जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो वोट करेंगे। उस टाइम पे उस बिल पे वोट करने का राइट ये इस स्पीकर का भी है क्या, जो इस हाउस का चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। तो जब बिल रखा गया, डिस्कशन हुआ, वोटिंग किया जा रहा है, तो जब वोटिंग किया जा रहा है तो उस टाइम पे वोट करने का राइट स्पीकर को नहीं है। और उसके पीछे 2 रीज़न है, एक नहीं 2 रीज़न है। पहला रीज़न, वो हाउस का मेंबर नहीं है। उस हाउस में वोट करने का राइट बस उसी को है जो उस हाउस का मेंबर है, और स्पीकर मतलब चेयरमैन उस हाउस का मेंबर तो है नहीं, तो वो वोट कैसे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये एक रीज़न हुआ। इसके अलावा लेकिन दूसरा रीज़न भी है। दूसरा रीज़न ये है कि
जो भी पर्सन ये स्पीकर के पोस्ट पे बैठा है वो पर्सन कभी भी फर्स्ट राउंड में, समझाऊंगा क्या है फर्स्ट राउंड, वो पर्सन जो आज स्पीकर के पोस्ट पे बैठा है वो पर्सन कभी भी फर्स्ट राउंड में अपना वोट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दो रीजन हमने देखे, समझाता हूं कि फर्स्ट राउंड क्या है। एक, वो हाउस का मेंबर नहीं होने के कारण उसे वोटिंग का राइट नहीं। दूसरा, कोई भी पर्सन अगर स्पीकर के पोस्ट पे है तो स्पीकर कभी भी वोट नहीं कर सकते फर्स्ट राउंड में, इसी कारण उनको वोट करने का राइट नहीं है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में यहाँ हमें उनको वोटिंग के राइट्स देने रहते हैं, और वो स्पेसिफिक सिचुएशन को हम लोग कह रहे हैं सेकेंड राउंड। पहले स्पीकर ने उस बिल पे डिस्कशन करवा के वोटिंग लिया, उस टाइम पे उन्होंने वोट नहीं किया, रीज़न हमने देख लिए। अब उस बिल को अगर पास करना है या फिर उस बिल को अगर हमें रिजेक्ट करना है, दोनों चीज़ों के लिए हमें क्या लगने वाला है, तो मेजॉरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कि 245 के 245 मेंबर्स हर दिन प्रेजेंट रहते हैं क्या? 100 लोग भी रहे तो बहुत बड़ी बात है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 200 लोग हैं, 200 लोग हैं प्रेजेंट, 200 लोगों ने प्रेजेंट मतलब वोट करना है। अब 200 लोगों ने वोट करना है तो आप सोचिए कि अगर उस बिल को पास करना है तो आपको एटलीस्ट उस बिल के फेवर में कितने वोट देना जरूरी? हाफ प्लस वन मतलब 101 ना, राइट? 101 इतने वोट अगर पड़े, हाफ प्लस वन कभी भी, तो इतने वोट अगर पड़ते हैं तो बिल पास। ठीक है, अब वोटिंग तो हुआ, लेकिन 200 में से 100 ने उसके फेवर, 100 ने उसके अगेंस्ट अगर ऐसे वोट पड़े तो अब देखो क्या हो गया, यह तो टाई फिश हो गया। मतलब ना बिल पास हुआ ना बिल रिजेक्ट हुआ, तो अब क्या? तो अब होगा उसी बिल पे वोटिंग का सेकेंड राउंड। समझ में आई बात? अगर इक्वल वोट पड़ते हैं बिल पे तो अब उस बिल के वोटिंग का होता है सेकेंड राउंड। अब फर्स्ट राउंड में वोटिंग किसने किया? मेंबर्स ने। स्पीकर ने किया था? नहीं। लेकिन कभी भी रूल है, ये दुनिया भर में जाओगे तो एक ही रूल चलता है, लेकिन कभी भी जब फर्स्ट राउंड में किसी भी प्रपोजल पे, मोशन पे, रिजोल्यूशन पे, बिल पे अगर इक्वल वोट पड़े तो इस सिचुएशन में अपना कास्टिंग कास्टिंग का मतलब निकलता है निर्णायक मत उसका। उस सिचुएशन में अपना कास्टिंग वोट देने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को ही रहेगा, और स्पीकर एक तो ये साइड या फिर ये साइड वोट करके एक तो बिल पास करेंगे या फिर उसे रिजेक्ट करेंगे। तो जब उसी बिल पे सेकेंड राउंड लेने की नौबत आती है तो उस सिचुएशन में अपना कास्टिंग वोट देने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को, तो सेकेंड राउंड में उन्हें वोट करने का राइट है, फर्स्ट राउंड में लेकिन वोट करने का राइट नहीं है। क्लियर? डन?